था आपका संकल्प द रिजोल्यूशन में, संकल्प द रिजोल्यूशन में। इसके पहले एक मंथ की प्रतियोगिता दर्पण जो मार्च हमने अपलोड कर चुका है, और ये दूसरे मंथ की है, अप्रैल का। ठीक है, तो अप्रैल मंथ का प्रतियोगिता दर्पण इस तरीके से मैं सारे जो है एग्जाम के जो जरूरत है 72वीं बीपीएससी जो जुलाई में होने वाली है, उसके पहले मैं आपको जून ही मंथ में सारे कंप्लीट कर दूंगा। तो ठीक है, ये शुरुआत करते हैं अप्रैल मंथ का राष्ट्रीय राष्ट्रीय इशू से। तो ये है, सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के साथ अब राष्ट्रगीत जैसे वंदे मातरम का गायन भी अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है ना। ये देखते हैं क्या कि ये जो दिशा निर्देश जारी किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और ये जो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी 1875 ईस्वी में, और इसको 150वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है 2025 में मनाया गया है ये। और ये 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया था, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। और ये जो वंदे मातरम है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में गाया गया था। जनगण मन को जो है उस दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। वहीं राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। जनगण मन को 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, हिंदी और बंगाली दोनों में। जो राष्ट्रगीत है इसमें 6 छंद की गायन गायन किया गया है, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड यानी कि 190 सेकंड की अवधि रखी गई है। अब जानते हैं कि 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है, जनगण मन को। एक और ही बहुत ही खास बात इसमें निर्देश दिया गया है कि जहां पर भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए जाएंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम में पहले उसे गाया या बजाया जाएगा। दूसरी जो बात है इसमें करेंट इशू है, वो है तटरक्षक बल के लिए जो 8 डोर्नियर 228 विमान खरीदे गए हैं, उसे जो है हाल के साथ रक्षा मंत्रालय का अनुबंध किया गया है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2322 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। ये जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के पहल के तर्ज पर HAL जो कानपुर स्थित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन है उसके साथ अनुबंध किए गए हैं। ये विमान की जो मूल डिजाइन है वो जर्मनी के द्वारा तैयार किया जाएगा, लेकिन हाल को भी ये लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा डिजाइन करने की। सॉरी, अगला जो इश्यू है ये है कि 118 राफेल विमान जिसका नाम है 6P8I 3.6 लाख डॉलर में अनुबंध किए गए हैं। इसमें जो है वायुसेना के 114 मल्टी रोल निभाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, और थल सेना के लिए जो एंटी टैंक मिसाइल के अगेंस्ट काम करेगा वो विभव खरीदे जाएंगे, और नौसेना का P8I जो विमान है वो लिए जाएंगे। अब ये है कि राफेल विमानों की जो फ्रांस से खरीद की जाती है, उसका जो अधिकांश कॉम्बैट मिसाइलें हैं वो निर्माण भारत में ही किया जाएगा। और ये जो 114 मिसाइल है उसमें से 96 मिसाइल जो है उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है भारत को की जाएगी, और बाकी जो है 18 विमानों का वो फ्रांस से ही करेंगे। उसकी कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। ये काफी पूछे गए परीक्षा में कि डसॉल्ट एविएशन कहाँ की विमान बनाने वाली कंपनी है, तो फ्रांस की। कई बार पूछे गए डसॉल्ट एविएशन किससे संबंधित है, तो ये विमान बनाने की कंपनी है। कई तरीके के घुमा घुमा करके प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे। अब ये भारतीय थल सेना के लिए जो विभव है, जो एंटी टैंक माइंस है, के साथ ही बख्तरबंद रिकवरी वाहन जो T-72 टैंक की नवीनीकरण को भी मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न ये है कि इशू ये है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया है, और वहां के जो मुख्यमंत्री बने हैं बाई खेमचंद सिंह बने हैं, उसके नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी है। तो 60 सदस्यीय विधानसभा सदस्य है मणिपुर की है, जहां पे फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगे थे, फरवरी 2026 में समाप्त हुए हैं ये। नया मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी है। इसके पूर्व जो थे एस वीरेंद्र सिंह वो रिजाइन दिए थे। ठीक है ना। थोड़ी सी यहाँ पे स्टैटिक पार्ट ये जान लें
कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, यदि वहां की सरकार प्रशासनिक रूप से विफल होती है तो ये 356 का प्रयोग किया जाता है। साथ ही बात है कि 60 सदस्यीय विधानसभा जो है यहाँ पे है, तो ये जाने कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा की अधिकतम सीट है वो 5 हो सकती है और न्यूनतम कम से कम जो है 60 हो सकता है। लेकिन कुछ वैसे भी स्टेट हैं जहां पे 60 से कम है, जैसे गोवा और मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। सिक्किम जो है सबसे कम विधानसभा सदस्य वाली राज्य है। और इसके बारे में इधर की महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत का 5वां पूर्ण साक्षर जो है राज्य बना है। 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है, पूर्ण साक्षर राज्य। ठीक है, इसमें यह है कि अनुच्छेद 371 के तहत जो विशेष राज्य का दर्जा देकर दिया गया है इन लोगों को, जहां पर 60 से कम सीटें हैं। ठीक है, आते हैं कि सैन्य नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त कर्मियों को अब पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाए। अनुच्छेद 309 के तहत अब सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ साथ सैन्य नर्सिंग जो सेवा करेंगे उनको भी रैंक में सेवा देने वाले कर्मियों को आरक्षण मिलेगा। जैसे नौकरियों में, जैसे ग्रुप सी के जो नौकरी रहेंगे उसमें 10%, जो ग्रुप डी के होंगे उसमें 20%, साथ साथ में यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस लेवल के भी एग्जाम में लोगों को छूट मिलेंगी। अब आते हैं कि दिल्ली में जो लाडली योजना के स्थान पर एक नई योजना चली है, लखपति बिटिया योजना। लाडली योजना जो है 2008 में शुरू किया गया था, उसके स्थान पर 1 अप्रैल 2026 को लखपति बिटिया योजना चलाया गया है। ये मिलेंगे जो स्नातक और डिप्लोमा कर लेंगे उनको करने के बाद 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। साथ साथ में दिल्ली सरकार ने कुछ वैसी योजनाएं चलाई है जैसे अनमोल योजना और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, दिल्ली सरकार ने ही चलाए हैं। यहाँ पे देखते हैं कि सत्र 2025-26 के लिए जो है बीसीसीआई ने अनुबंधित किया है। ठीक है, ये हर साल किए जाते हैं। 30 पुरुष और 21 महिला खिलाड़ियों के लिए किया गया है। इसमें 1 अक्टूबर 2025 से जो है 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के लिए। यहाँ पे जानते हैं कि क्रिकेट में जो ग्रेड होता था वो A+, A, B और C। तो A+ को इस बार क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और 3 ही ग्रेड रहे हैं, A, B और C, पुरुष और महिला दोनों के लिए। अनुबंधित क्रिकेटरों में प्रथम बार जो अनुबंधित किए गए खिलाड़ियों वो साई सुदर्शन, और कुछ वैसे भी क्रिकेटर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट था उनसे अब समाप्त कर दिया गया, जिसमें सरफराज खान है, मोहम्मद शमी है, ईशान किशन है, रजित रजत पाटीदार हैं और मुकेश कुमार है। ठीक है ना, इसमें 2 प्लेयर जो है ईशान किशन और मुकेश कुमार ये बिहार से संबंधित, ये पूछे जा सकते हैं बिहार के किसी भी परीक्षा में, बीपीएससी में भी या अदर में भी, अदर एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते। ग्रेड ए में देखें तो कौन कौन से प्लेयर शामिल है। एक है भारतीय टीम के वनडे और टेस्ट के कैप्टन शुभमन गिल, दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह, तीसरे हैं रविंद्र जडेजा। ग्रेड बी में देखें तो 11 खिलाड़ी है और ग्रेड सी में 16 खिलाड़ी है। सारे खिलाड़ियों की चर्चा इसलिए नहीं की गई है कि कंफ्यूज होंगे कि कौन से खिलाड़ी किस में है, तो ज्यादा पूछने की संभावना यही है ग्रेड ए में। ग्रेड ए में अब आते हैं महिलाओं के, तो इसमें 4 खिलाड़ी हैं। इसमें हरमनप्रीत कौर है जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, स्मृति मंधाना है, जेमिमा रोड्रिग्ज है और दीप्ति शर्मा है। ग्रेड बी में 4 खिलाड़ी हैं और ग्रेड सी में 13 खिलाड़ी हैं। केरल का नाम केरलम करने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। अब जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, जिसे कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्यों के नाम दिए गए हैं, उसमें केरल को केरल कहा गया, लेकिन वहां की मलयालम भाषा में केरल को केरलम कहा जाता है। इसलिए जो है अनुच्छेद 3 के तहत विचार विमर्श के लिए भेजा गया। यहाँ पर अनुच्छेद ये भी 3 ये भी कहता है कि यदि नए राज्यों का निर्माण होता है या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन होता है तो संसद विधि बनाकर वैसा काम करेगी, क्योंकि इसके पूर्व में ऐसा किया जा चुका है। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश किया जा चुका 1950 में, उसी तरीके से मद्रास को तमिलनाडु किया गया 1969 में, मैसूर को कर्नाटक किया गया 1973 में, और उत्तरांचल को यूके उत्तराखंड कहा गया 2007 में, और 2011 में उड़िया को उड़ीसा
कहा गया है। नेक्स्ट इशू ये है कि देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति जो बनी है प्रहार। प्रहार ये केंद्र गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है 23 फरवरी 2026 को किया गया है। तो यह आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति है, जो 7 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री के नए जो कार्यालय है, इसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया। सेवा तीर्थ किया गया। इसको पहले प्रधानमंत्री पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस कहा जाता था। वो जो है 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ के रूप में बदल गया। 95 वर्ष बाद इसका नामकरण चेंज हुआ है। 1931 में किया गया था, जब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है ना। ये जो सेवा तीर्थ, उसका ध्येय वाक्य है नागरिक देवो भव। ये जो रायसीना हिल है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट, पूर्व के पार्लियामेंट स्थित है, वहां पर ये ब्रिटिश काल के साउथ ब्लॉक में स्थित था, जिसे अब जो है सेंट्रल विस्टा, जहाँ न्यू पार्लियामेंट स्थापित किया गया है, वहां पे कर दिया गया है। साथ ही में कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को भी इसी परिषद में शामिल किया गया है। कर्तव्य भवन में स्थित अभी भी कौन कौन है, तो वो वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ये 4 मंत्रालय जो है अभी भी कर्तव्य भवन में ही स्थित है। सेवा तीर्थ में जब प्रधानमंत्री मोदी जाकर उद्घाटन किए सेवा तीर्थ का, तो उसमें कुछ योजनाएं चले उस दिन, जिसमें एक लखपति दीदी योजना था, दूसरे स्टार्टअप इंडिया योजना, फंड 2O, और दूसरे 2027 तक लक्ष्य को 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, जो कि 2026 में ही इसे पूर्ण कर लिया गया। इससे उत्साहित होकर अगली जो योजना रखी है 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का 2029 तक। साथ ही में जो है कृषि बुनियादी ढांचा कोष को 2 लाख करोड़ तक पहुंचाने का, और 10,000 करोड़ के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट इशू ये है कि राष्ट्रपति भवन में लुटियंस के स्थान पर राजगोपालाचारी की प्रतिमा। ये जो लुटियंस है यहाँ पे, ये राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, सारे के वास्तुकार ये लुटियंस ही हैं। ठीक है ना। तो अब इनके स्थान पर भारत के प्रथम और अंतिम जो गवर्नर जनरल हैं, जिनकी अवधि 1948 से जो है 1950 तक रही थी, जिनका उपनाम या उपाधि राजा जी है, उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। तीसरा, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू विशाखापत्तनम के तट पर किया गया है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है क्या? ये जो है क्या, अपने देश के साथ साथ अन्य देश के भी नौसेना जब आपसी सहयोग की भावना से एक साथ जुटते हैं, तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू। इसके पूर्व में जो है ये तीसरा था, जो विशाखापत्तनम के तट पर। उसके पहले भी 2 हो गए। इससे पहला 2001 में मुंबई के में हुआ था, जब राष्ट्रपति के नारायणन थे। दूसरा 2016 में हुआ विशाखापत्तनम में, जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। इसके साथ में भारतीय नौसेना के जो तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हुए, इसके साथ साथ में और क्या हुआ, तो 74 देशों की नौसेनाएं आई वहां पे। 19 विदेशी युद्धपोत सहित कुल 85 युद्धपोत शामिल हुए थे इसमें। साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू के साथ ही भारतीय नौसेना ने 2 अन्य बड़े आयोजन किए। जैसे पहले अभ्यास मिलन किया गया, दूसरा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का भी सम्मेलन किया गया। अभ्यास मिलन जो है, ये भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें 70 देश लगभग शामिल हुए थे। अब आते हैं पूर्वी नागालैंड के लिए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन हेतु त्रिपक्षीय समझौता। ये जो है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, ये जो है त्रिपक्षीय समझौता हुआ नागालैंड सरकार के बीच, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार। देखते हैं कि गठन क्यों किया गया। तो ये जो पूर्वी नागालैंड के लिए एक अलग प्रशासनिक निकाय की गठन की बात की जा रही है। इसमें शामिल कौन हुए थे, तो केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, नागालैंड की ओर से नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रिबो, और ENPO के तरफ से जो है 6 जिलों का प्रभारी तरीके से, जो है 6 जिले कौन कौन है, लुआनसांग, मौन, किपिहारे, लोंगलेंग, नोकलेक और समाटोर। ये जो जिले हैं, ये 8 मान्यता प्राप्त जनजातियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे।
अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जो पहला मैटर ये है कि नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा हुई। मलेशियाई प्रधानमंत्री जो अनवर इब्राहिम थे उन्होंने स्वागत किया प्रेडाना पुत्रा में, जो कि मलेशिया की प्रधानमंत्री ऑफिस है, प्रेडाना पुत्रा। और जानते हैं कि मलेशिया दो भागों में बांटा है, एक पश्चिमी मलेशिया और दूसरी पूर्वी मलेशिया। पश्चिमी मलेशिया जो मलय प्रद्वीप पर है और पूर्वी मलेशिया है जो बोर्नियो द्वीप पर है। जो बोर्नियो द्वीप है इसका इसका लगभग 75% भाग वो इंडोनेशिया के पास में है और लगभग 25% भाग है वो जो है मलेशिया के पास में है। समझ गए ना ये। अब आते हैं कि जो मलेशिया कंट्री है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए में शामिल हो गया। आईबीसीए क्या है? यह है कि भारत की पहल पर स्थापित एक वैश्विक गठबंधन है जिसकी शुरुआत 2000 2023 में की गई। ये तब किया गया जब उन्नीस जब 1900 जो टाइगर प्रोजेक्ट था, टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष होने के उपरांत 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत क्या है, 7 प्रमुख बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। ये 7 बिल्लियां हैं क्या? एक है बाघ, दूसरे में शेर, तीसरे में तेंदुआ, चौथा में हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ये पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है। तो ये 7 बिल्ली की बड़ी प्रजातियों में ये सब का काउंट आता है। ठीक है ना। अब आते हैं कि बांग्लादेश में जो संसदीय जो चुनाव हुए, संसदीय चुनाव, वहाँ के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। जो सरकार बनी है वो बीएनपी की, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की बनी। इसके प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने हैं। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे 20 वर्षों से वहां पर शासन कर रहे थे वो शेख हसीना की अवामी लीग इस चुनाव में प्रतिबंधित कर दिया गया था। और तारिक रहमान पदभार संभालने के बाद वहां पर जो मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार जो चला रही थी विद्रोह के बाद वो समाप्त हो गई। जातीय संसद है क्या? तो बांग्लादेश की संसद तो है, इसमें 350 सीटों में जो 50 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये जुलाई चार्टर एक बहुत ही फेमस समझौता हुआ है वहां पर, जुलाई राष्ट्रीय चार्टर 2025। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक जनमत संग्रह है ये। बांग्लादेश में एक राजनीतिक घोषणा पत्र है जो 2024 जुलाई विद्रोह के बाद हुए थे। वो हुए क्या कि संवैधानिक, चुनावी और प्रशासनिक सुधारों पर 30 राजनीतिक दलों और अंतरिम सरकार के बीच बनी एक सहमति। जुलाई राष्ट्रीय चार्टर 2020। शपथ समारोह में भारत की ओर से गए कौन? तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला गए थे और विदेश सचिव विक्रम मिश्री गए थे। दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है यहाँ पर कि बांग्लादेश के मंत्रिपरिषद में एक हिंदू निताई राय चौधरी भी शामिल हैं जो बीएनपी से हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी से, और एक है बौद्ध प्रतिनिधि जितेन देवान। यहाँ पे एक बात और जान लेनी चाहिए कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में ही चुनाव हुए हैं। तो बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आए हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत से कितनी सीमा टच करती है बांग्लादेश की? तो 4096 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य की सीमा टच करती है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी कि 5 राज्यों की सीमा हो चुकी है। कहते हैं सनाई तकाची जो है, जो कि जापान की प्रधानमंत्री बनी है ये। और ये जापान की संसद को जो है राष्ट्रीय संसद कहा जाता है, राष्ट्रीय संसद। वहाँ की जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की ये प्रतिनिधि हैं। साथ में इनका जो गठबंधन है जापान इनोवेशन पार्टी से है। इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे शिगेरू इशिबा, वो त्यागपत्र देने के बाद अक्टूबर 2025 में ये प्रधानमंत्री प्रथम बार बनी थी और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जो 104 नंबर की प्रधानमंत्री हैं ये। उपनाम इनका सनाई तकाची का है वो आयरन लेडी है क्योंकि वो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को अपना आदर्श वो मानती है। अब आते हैं नेक्स्ट इशू में कि जो भारत और अरब लीग
के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन जो हुआ नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अरब लीग है क्या? तो अरब लीग जो जिसका गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा में हुआ था, उसमें प्रारंभ में 7 देश थे। वर्तमान में देशों की संख्या 22 है, यानी 22 है। अब भारत और संयुक्त अरब अमीरात इस अध्यक्षता में ये जो 22 कंट्री है उसमें एक कंट्री है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की संपन्न भारत और इसके बीच में बैठक हुई और अरब लीग के 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री इसमें उपस्थित थे। प्रथम बैठक 2016 में हुई थी भारत और अरब लीग के बीच में। द्विपक्षीय जो व्यापार हुआ है अब तक 240 अरब डॉलर का, और तीसरे जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा 2028 में, वो 22 देश में से किसी भी अरब कंट्री में ये बैठक होगी। ठीक है ना। अगले इशू की ओर आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो बजट है, भारत ने अपना योगदान नियत समय में जमा किया। संयुक्त राष्ट्र जो है क्या, इसका एक बजट है कितना? तो ये बजट है 3.45 अरब डॉलर का। भारत का बजट देखें तो 3.52 करोड़ डॉलर है, जो पूरे बजट का 1.016% है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। यहाँ पर एक तकनीकी शब्द है ऑनर रोल। ये क्या है? वो वैसे कंट्री, वैसे देश जो बजट निर्धारित समय पर जमा कर दे उसको ऑनर रोल कहते हैं, और इसे में 55 देश हैं। भारत को मिला करके 55 देश हैं इसमें। थोड़ी संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लें कि इसका गठन 1945 में हुआ था। इसके 6 प्रमुख निकाय हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये जो है इसके प्रमुख संगठन, ये प्रमुख निकाय है। अब आते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये है क्या? तो किस कंट्री में कितना करप्शन है उसका एक पैमाना है, और ये जारी किया जाता है जर्मनी की एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो 13 विभिन्न मानकों को तय कर करके जिसका भारांश 0 से लेकर के 100 के बीच में है वो किया जाता है। इसमें टोटल देशों की संख्या 182 है और इंडिया का स्थान 91 है, यानी जस्ट इसके आधा है। अधिक देखा जाए भारत का स्कोर तो 39 है। यहाँ पे 2026 में भारत का स्थान 91, स्कोर 39। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश देखें तो एक नंबर 1 पर डेनमार्क, 2 में है फिनलैंड। सर्वाधिक भ्रष्टाचार, सबसे कम भ्रष्टाचार वाले हैं ये। सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले कंट्री देखें तो 181 नंबर पर दक्षिणी सूडान और सोमालिया है, और 180 नंबर पर वेनेजुएला है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि अब क्या होगी? समाप्त। न्यू स्टार्ट का मतलब ये है कि न्यू स्टार्ट का मतलब स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है क्या ये? तो ये परमाणु हथियारों को सीमित करने या कम करने के लिए 1910 में शुरुआत किया गया था, जिसे पूरी तरीके से 2026 में समाप्त कर दिए गए हैं। ये बीच बीच में इसमें बंद और जारी करने की प्रारंभ कार्य चलता रहा। जैसे 1991 ईस्वी में इसे फिर से 1900 स्टार्ट के रूप में पुनः हथियारों को सीमित करने के लिए शुरू किया गया था, और उसके बाद न्यू स्टार्ट ट्रीटी के रूप में 2010 में फिर से शुरू किए गए। ये अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव के बीच में 2021 में ये फिर से समाप्त हो रहे थे, जिसे 2021 में इसे 5 वर्ष के लिए बढ़ा करके 2026 तक किया गया, लेकिन 2026 में इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ाने से सहमति इसमें नहीं दिखाई। अतः अंत से दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार रखने की कोई सीमा अब नहीं है। अब आते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। खास करके नेटवर्क के लेकर के ये जारी किया गया। वाशिंगटन डीसी की एक संस्था है, शैक्षणिक संस्थान है पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट, जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के रूप में जारी किया जाता है। एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी संस्था है ये जो है 127 अर्थव्यवस्थाओं के लिए नेटवर्क तत्परता दिखाता है। ये 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ है जिसमें 53 संकेतक हैं। ये 4 स्तंभ है जैसे टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट, यानी प्रौद्योगिकी, जन शासन और प्रभाव। 2025 में यदि ओवरऑल रैंक देखा जाए भारत का तो 45 है, सूचकांक
4, 3 है ये। प्रथम जो है वो अमेरिका है, द्वितीय फिनलैंड है, तृतीय सिंगापुर है इसमें। ठीक है ना। लेकिन निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो भारत का स्थान दूसरा है। भारत का पहला स्थान भी है, किस किस में है, तो दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश के आधार पर, एआई वैज्ञानिक प्रकाशन, आईसीटी सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स अधिकरण के अंतर्गत है, अधिनियम के अंतर्गत है। दूसरा स्थान क्या है भारत का, तो एफ टी टी एच बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में दूसरा स्थान है। देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक में है, और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में भी ये दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान भारत का दो क्षेत्रों में, जैसे घरेलू बाजार के आकार में और आय समानता के आधार पर देखा जाए तो भारत का तीसरा स्थान। आते हैं अगले इश्यू की तरफ कि भारतीय पासपोर्ट की हेनली पार्टनर्स रैंकिंग में सुधार है। क्या सुधार है, पहले जानते हैं कि जारी कौन करती है हेनली पार्टनर्स, तो ब्रिटेन की एक संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। 2026 में भारत की रैंक है 75, 2025 में था ये 80, यानी 5 अंक का सुधार हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय पासपोर्ट धारक विश्व के कुल 56 देशों की यात्रा बिना वीजा लिए हुए पहले से ही कर सकते हैं। प्रथम स्थान इसमें सिंगापुर का है, दूसरा स्थान जापान और दक्षिण कोरिया का है। सिंगापुर 192 देश में जा सकते हैं बिना वीजा लिए, और जापान दक्षिण कोरिया 188 कंट्री में जा सकते हैं। अब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रां की भारत यात्रा हुई है, और 2026 का वर्ष भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं, जिसका उद्घाटन मुंबई में किया गया। ठीक है ना। और 2047 का जो रोड मैप है, उन्नत साझेदारी और हॉरिजन, ये मनाया जा रहा है 20 देश मंत्रियों की वार्षिक बैठक के आधार पर, जो किसकी कार्यान्वयन और नियमित समीक्षा की जाएगी। ठीक है। कर्नाटक के बेमलगम में एयरबस एच जो है 125 हेलीकॉप्टर की असेंबलिंग लाइन का दोनों ने उद्घाटन किया। कहाँ, कर्नाटक के बेमलगम में। किसका, एयरबस H125 क्या है, हेलीकॉप्टर है। भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सफ्रान के बीच समझौता, कुल मिलाकर दोनों देश के बीच में 21 समझौते हुए हैं। इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई एंड हेल्थ का उद्घाटन जो है दिल्ली के एम्स में किया गया है। आते हैं अगले इश्यू की ओर कि नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो 2017 में इजराइल की यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने ये। फिर क्या है, इजराइल की संसद को नेशेट कहा जाता है, जहां मोदी जी ने उन्हें संबोधन किया। संबोधन करने वाले भी पहले प्रधानमंत्री हैं, और उन्हें वहां पर सम्मानित किया गया स्पीकर ऑफ द नेशेट मेडल से। प्रधानमंत्री मोदी है ऐसे जिनको इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने ही अपने नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया था। फिलिस्तीन ने 2018 में द ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया था। ठीक है। जब इजराइल मोदी जी गए तो वहां पर एक याद वाशेम जो है होलोकास्ट मेमोरियल है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर ने यहूदियों को 60 लाख यहूदियों को मारा था, तो वहां पर जाकर श्रद्धांजलि दी। ये यरूशलेम में पड़ता है, याद वाशेम। भारत इजराइल के बीच में जो समझौता हुए थे, 17 समझौता हुए थे, जिसमें से कुछ प्रमुख समझौते हैं। भारत के यूपीआई का प्रयोग इजराइल में भी होगा। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी तथा स्पेस में सहयोग करेंगे एक दूसरे के साथ। और आई मेक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी मदद होगा। साथ में I2 और U2 एक संस्था है, जिसमें आई से इंडिया और इजराइल, U2 से यानी यूएई और यूएसए भी है, एक दूसरे को समझौता और मदद करेंगे। इंडिया इजराइल एकेडमी फोरम की स्थापना की गई है, किस लिए, तो वाणिज्य और सेवाओं के क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए। अब है क्या, एआई इम्पैक्ट समिट जो है नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। भारत मंडपम में नई दिल्ली में किया गया है। 2025 का फ्रांस के पेरिस में किया गया था। ये जो एआई हुआ नई दिल्ली में घोषणा पत्र आधारित था,
इसके थीम थे वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये 7 स्तंभों पर आधारित है। ये सम्मेलन के 3 मार्गदर्शक सिद्धांत है, वो है पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, यानी लोग, ग्रह और प्रगति। अब आते हैं आर्थिकी में। आर्थिकी के अंतर्गत महत्वपूर्ण इशू ये है, पहला कि नया जो आधार वर्ष है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 2024 कर दिया गया है 2012 से बदलकर। बदला किसके द्वारा गया है, तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जोड़ा क्या गया नई श्रृंखला में, तो कुछ पर्सनल वेंचर है, ऑनलाइन मीडिया सेवा है, इस्तेमाल की जा रही कुछ नई वस्तुएं हैं और भी कई हैं जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। और हटाया क्या गया है, डीवीडी प्लेयर है, रेडियो इत्यादि वगैरह सब चीज हटाए गए हैं। नए आधार वर्ष में जो नए सूचकांक 358 वस्तुओं को शामिल किया गया, जो पहले 299 थे। वस्तुओं की संख्या 259 से बढ़कर 308 हो गई है और सेवाओं की संख्या 50 हो गई है जो पहले 40 थी। अब आते हैं नए उपभोक्ता सूचकांक मूल्य में जो 12 डिवीजन हैं, विभाग हैं, विभिन्न वस्तुओं के क्या भारांश। सबसे ज्यादा भारांश देखते हैं कि खाद्य और पेय पदार्थ का है जो 36.75% है। दूसरे नंबर पर आवास और जल विद्युत है जो 17.67 है। परिवहन जो है 8.8 है। स्वास्थ्य देखते हैं 6.1 है। पर्सनल केयर और सोशल प्रोटेक्शन 5.4 है। मनोरंजन, खेल एवं संस्कृति 1.52 है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो एनएसओ द्वारा जारी किए जाने वाले जो सूचकांक, एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरे हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और जीडीपी के आंकड़ों के भी आधार वर्ष में परिवर्तन 2026 में किया गया। अब जो यह है 2022-23 इसका आधार वर्ष हो गए। मौद्रिक नीति जो जानते हैं कि ये जारी किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जो क्या होते हैं, 2 मासिक होते हैं, यानी कि दो मंथ पर किए जाते हैं। ये थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 तो है ही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, वहीं थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देखते हैं क्या कि जो थोक मूल्य सूचकांक है उसमें उत्पादों को 3 मुख्य श्रेणियों में रखा गया है, प्राथमिक, ईंधन और बिजली और विनिर्मित उत्पाद। इसमें सबसे ज्यादा योगदान पूछ सकता है कि किसका है, तो विनिर्मित उत्पाद का है जो 64.23% है। दूसरा स्थान प्राथमिक उत्पाद का है जो 22.62% है और ईंधन और बिजली का कितना है, तो 13.15% है। ठीक है ना। अब आते हैं 16वें वित्त आयोग की कुछ सिफारिशें हैं। जानते हैं कि वित्त आयोग जो एक संवैधानिक संस्थान अनुच्छेद 280 के तहत, इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं और इन्होंने रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को सौंपा और वित्त मंत्री ने यही रिपोर्ट संसद में 1 फरवरी 2026 को रखा। इसके अंतर्गत क्या है कि केंद्रीय जो कर है उसमें किस किस चीजों का क्या क्या योगदान रहता है, अंतर्राज्यीय वितरण के मानदंड 5 वर्षों में 2026-27 से लेकर के 2030-31 के बीच में, तो देखते हैं सबसे ज्यादा किसमें अंतर आया है। तो इनकम के जो आधार पर है वो 15वां फिनांस कमीशन वित्त आयोग जो है 45% देता था, वो 16वां फिनांस कमीशन अब देता है 42.5, यानी कि इसमें कमी आई 2.5 की। जनसंख्या देखते हैं क्या कि पहले 15 था उसमें अब 17.5 आ गया, यानी कि इसमें जो वृद्धि आई वो 2.5 की आई। ठीक है। क्षेत्रफल पहले 15, क्षेत्रफल के आधार पे 15 था, अब वो क्या हो गया 10, यानी इसमें कमी 5 की आई। वन और पारिस्थितिकी क्या है, सेम टू सेम बराबर ही रह गया। जनसांख्यिकीय जो प्रदर्शन है पहले 12.5 था, अब 10 हो गया, यानी कि 2.5 की कमी आई इसमें। कर व राजकोषीय प्रयास पहले 2.5 था, इसमें बिल्कुल 0 कर दिया गया, यानी कि इसमें भी कमी कर दी गई। जीडीपी में योगदान पहले कुछ नहीं था, उसके आधार पर अब 10 कर दिया गया, यानी इसमें वृद्धि कर दी गई 10 की। देखिए वृद्धि 2 ही में हुआ है, एक जनसंख्या वाले में और एक जीडीपी वाले में। बाकी सारे में क्या आई है, कमी आई है और इसमें
एक में बराबर ही रह गया है, वो क्या है, वन और पारिस्थितिकी में। तो ये ध्यान दीजिएगा किसमें बढ़ोतरी हुई है और किसमें कमी हुई है। 16वें वित्त आयोग के बाद सबसे ज्यादा जो फायदा नुकसान हुआ है वो किसको हुआ है, वो यूपी का, जिसका जो पहले बजट मिलता था 17.94 का, मिलता है 17.62 का, यानी इनका नुकसान हुआ है। दूसरा नुकसान जो हुआ है बिहार का, पहले 10.06 था, जो अब 9.95, यानी इन दोनों स्टेट का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा फायदा कर्नाटक का हुआ है, जो पहले मिलते थे 3.65, अब बढ़कर के हो गए 4.13। दूसरा केरल का, तीसरा गुजरात का, चौथा हरियाणा को फायदा हुआ। अब आते हैं केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में राज्यों का हिस्सा। देखिए ये जो महत्वपूर्ण थे ये मैं बता दिया यहाँ पे आप लोगों को, लेकिन ये क्या है कि आप देख सकते हैं कभी कभी किसी स्टेट को कि किसी में कितना मिल रहा है। आप जिस स्टेट को हो उस स्टेट में आप देख सकते हैं कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये स्टेट वाइज ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये दिया है। इसमें प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किस स्टेट को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, किसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वो तो उधर बता चुके हैं, आप अपने स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। अब आते हैं नियुक्ति के आधार पर कि जो सुनेत्रा पवार है वो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला है। उदय जो कोटक हैं ये गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं। गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक्नोलॉजी, उसके चेयरमैन बने हैं। और भारतीय गैस प्राधिकरण के दीपक गुप्ता बने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल बने हैं, जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका गठन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत 1944 में हुआ था, कार्य करना 1945 से शुरू किया था, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन स्टेट अमेरिका स्थित वाशिंगटन डीसी में है। अवार्ड से संबंधित प्रश्न देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है 2026 का। तो ये गृह मंत्रालय को तो दिया जाता है, दो श्रेणियों में दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में संस्थागत संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में। संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया, इसकी राशि 15 लाख है। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में कर्नल सीता अशोक सेल्फे को दिया गया है, जो केरल के वायनाड में 2024 में बाढ़ और भूस्खलन के दौरान मानवीय सहायता के लिए दिया गया है, कर्नल सीता अशोक सेल्फे को। भूविज्ञान के क्षेत्र का जो है क्रेफोर्ड पुरस्कार, किस क्षेत्र में, तो भूविज्ञान के क्षेत्र में, याद रखें। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रदान किया गया है। और ये जो वीरभद्र रामनाथन है ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है जिन्हें मिला है भूविज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के जैसा है ये। और ये स्वीडन के क्रिफोर्ड फाउंडेशन और रॉयल स्वीडिश एकेडमी फॉर साइंसेज के द्वारा दिया जाता है 4 क्षेत्रों में, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी में, जियो साइंसेज में, बायो साइंसेज में और पॉलीआर्थोरेटिस में दिया जाता है। एक पुरस्कार है हिंदी दैनिक अमर उजाला के साहित्य के क्षेत्र में आकाशदीप सम्मान, जो ममता कालिया को दिया गया है। और मणिपुर के साहित्यकार हैं अराबबम ओंगबी मेमचोम्बी, नाम भी क्या है, अराबबम ओंगबी मेमचोम्बी, उनको मिला है। वर्ष 2026 का जो ग्रैमी पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन पुरस्कार माना जाता है, जो 68वां है ये। जैसे फिल्मों के लिए ऑस्कर होता है वैसे ही संगीत के लिए ग्रैमी होता है। ये विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार ही हैं जो अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रदान किए जाते हैं। इसमें जो है स्पोकन वर्ड एल्बम नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के श्रेणी में दलाई लामा को दिया गया है, जो मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस के नाम है उनका। ग्रैमी पुरस्कारों में सर्वाधिक 5 ग्रैमी अमेरिकन और रैपर सॉन्ग राइटर क्रेडिक लेमर को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर ब्रांड बनी, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्रेडिक लेमिर को मिला है। स्मृति मंधाना को बीबीसी की वर्ष की 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। इसमें जो है पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल पैरा एथलीट है। अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है दिव्या देशमुख जो शतरंज की खिलाड़ी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अंजलि भागवत को जो निशानेबाज से संबंध रखती है।
कुछ वैसे व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया जो अपने विश्व पर कुछ छाप छोड़ गए थे, जिसमें माइकल नॉब्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के हॉकी खिलाड़ी रहे थे और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच भी रहे थे। एक हैं डेविड जे फार्वर, ये कंप्यूटर विज्ञान के अमेरिकी प्रोफेसर थे और इंटरनेट के इन्हें पितामह कहा जाता है। वर्ष और दिवस भी देखिए महत्वपूर्ण है, ये अप्रैल मंथ की है, लेकिन आप जानते हैं कि अप्रैल मंथ में जो इशू होते हैं वो फरवरी के होते हैं, पीछे को होते हैं। तो ये फरवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट है वो इसमें दिए हुए हैं। जैसे 2 फरवरी विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसका थीम था आर्द्र भूमि, पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। 4 फरवरी जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, थीम था यूनाइटेड बाई यूनिक। 11 फरवरी जो है विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2015 से मनाया जा रहा है। 12 फरवरी जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। 20 फरवरी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। 21 फरवरी जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस में मनाते हैं। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं और 28 फरवरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि भौतिक जो विज्ञानी सीवी रमन है उनको 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जिनकी खोज वो 28 फरवरी 1928 को किए थे। कुछ पुस्तकें भी हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन, द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाइम्स, अ जर्नी थ्रू टाइम, ये रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। ये तो कई परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद की लिखी गई पुस्तक है और थिंकिंग ऑफ विंटर जो है शांतनु नायडू के रूप में लिखी गई है। अब आते हैं कुछ जो मेले हैं, जैसे सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव 2026 हरियाणा के फरीदाबाद में मनाए गए। थीम था लोकल टू ग्लोबल और थीम राज्य जो है यूपी और मेघालय थे, साथ में साझेदारी कंट्री देखें तो मिस्र रहे इसमें। एक है जैसलमेर मरु महोत्सव राजस्थान में मनाए गए हैं और उसका थीम था विट्स ऑफ द थार। कुछ वैसी भी दुर्घटनाएं हैं जिनको परीक्षाओं के मद्देनजर महत्वपूर्ण है, जैसे वायुसेना का तेजस जो एलसीए दुर्घटना हो गया, ठीक है ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके पहले भी तेजस विमानों की 2 दुर्घटना हो चुकी है, ये तीसरी थी। पहली हुई थी जैसलमेर में, दूसरी दुबई में। 2024 में पहली और 2025 में दूसरी और 2026 में तीसरी, यानी कि हर साल लगातार हो रहा है। अब आते हैं प्लास्ट इंडिया 2026। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्लास्टिक उद्योग का जो है प्रदर्शन किया जाता है। इसमें नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया था। भारत एवं विश्व के प्लास्टिक उद्योगों के लोग जो है इसमें इकट्ठा हुए थे। भारत की ओर से उद्योग केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने अपनी रिपोर्ट वहां पर प्रस्तुत की है। आते हैं बायोफैच 2026। ये क्या है? जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में है ये और जैविक उत्पादों यानी कि ऑर्गेनिक फूड्स के व्यापार मेला लगा था। भारत की ओर से भागीदारी इसमें किए थे अपेडा, एक संस्था है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा है ये। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष जो है श्री अभिषेक देव है। गठन हुआ था 13 फरवरी 1936 को, ठीक है ना। इस मेले में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट। आते हैं खेल कूद में कि नई दिल्ली मैराथन जो 2026 में आयोजन स्थल था न्यू दिल्ली में ही, इसमें पुरुष और महिला 2 अलग अलग विजेता रहे। जैसे पुरुष में कार्तिक जयराम करकेरा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर गोपी थोनाकल। महिलाओं में पहले नंबर पर ठाकुर निरमावेन है, दूसरे पे भागीरथी बिष्ट है। पुरुषों के यदि बैकग्राउंड में चलते हैं तो पुरुषों की जो मैराथन दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1971 का शिवनाथ सिंह का रहा, जो 2 घंटे 12 मिनट की दौड़ में उपलब्धि हासिल की है। महिलाओं का यदि रिकॉर्ड देखें तो ओपी जैसा 2015 में 2 घंटा 34 मिनट और 43 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रहा है। अब आते हैं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 आयोजन स्थल चीन के तियानजिन में रहा। इसमें जो प्रथम स्थान रहा चीन का, दूसरा कतर का और भारत का स्थान जो रहा 7वां। अब देखते हैं कि चीन ने टोटल जो पदक जीते 34
कतर ने टोटल 4 ही जीते हैं, भारत ने 5। तो जो ज्यादा गोल्ड जीता है उसी के अनुसार उसके जो है तय किए जाते हैं पदक तालिका में स्थान। तो देखिए चीन टोटल 10 जीता है, कतर टोटल 4 ही रहा है, इसलिए इसका ये गोल्ड ज्यादा था, इसलिए भारत से स्थान इसका ऊपर है। भारत 7वें नंबर पर रहा है 5 अवार्ड जीतकर, 1 गोल्ड जीते हैं और 2 रजत और 2 कांस्य। एक जो गोल्ड जीतने वाले हैं इसमें ये तेजस्विन शंकर है, ठीक है ना। अब ये बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन स्थल चीन के किंगदाओ में रहा है। इसमें पुरुष और महिलाओं का अलग अलग विजेता रहे हैं, जैसे विजेता में जापान रहा है, इसमें विजेता में दक्षिण कोरिया। उप विजेता देखें तो दोनों में चीन ही रहा है, पुरुष और महिला दोनों में। थाईलैंड्स मास्टर बैडमिंटन 2026 थाईलैंड के बैंकॉक में हुए, विजेता कौन रहा? महिला और पुरुष में तो भारत की देविका सिहाग जो रहे, जो हरियाणा से बिलोंग करती है, वो इसमें रहे। पुरुष में इंडोनेशिया के रहे जाकी उबैदिल्ला। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इस टूर्नामेंट में जो पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल सारे विजेता रहे इंडोनेशिया के हैं। पाते हैं टेनिस, जो कतर ओपन के नाम से जाना जाता है, कतर के दोहा में खेला गया। इसमें विजेता रहे कैरोलिना मुचोवा जो चेक गणराज्य की हैं। युगल खिताब जीता है इसमें अन्ना डानिलीना जो कजाकिस्तान की हैं और एलेक्सांद्रा कुनिक जो सर्बिया की हैं। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस, ये दुबई में ही खेला गया। एकल खिताब और युगल खिताब के रूप में विजेता रहे, जैसे एकल में जेसिका पेंगुला अमेरिका के हैं, गैब्रिएला डामरोस्की जो कनाडा की हैं, लोइंस्का स्टेफानी ब्राजील की है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन देखते हैं कि जो कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र में कैरियर का ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रहे। इसके बारे में तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में जाने कि पुरुष एकल का कार्लोस अल्काराज जो स्पेन से हैं, महिला एकल एलेंका रिवाकिना जो कजाकिस्तान से हैं। पुरुष युगल में देखें तो हैरिसन अमेरिका के, नील अकोपोस्पी ब्रिटेन के। महिला युगल में देखें तो एलिस जो है बेल्जियम की हैं, एलिस मर्चेंट बेल्जियम की, झांग झुआई जो है वो चीन के हैं। मिश्रित युगल में आए तो ओलिविया गार्डेकी और जॉन पियर्स ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। अब आते हैं कि भारत 6ठी बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का विजेता रहा। टोटल जो हुआ है 16 बार, उसमें से 6 बार भारत ने ही विजेता रहा है। जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले गए कुल टीमें 16 थी। भारत जो है इंग्लैंड को हरा करके फाइनल जीता और फाइनल के जो मैन ऑफ द मैच थे वैभव सूर्यवंशी। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर से हैं। मैन ऑफ द सीरीज जो रहे वैभव सूर्यवंशी ही रहे। भारतीय टीम के कैप्टन जो आयुष महात्रे थे। अंडर 19 विश्व कप में प्रमुख रिकॉर्ड जानते हैं कि सर्वाधिक रन जो 444 रन रहा बेन मायेश का, इंग्लैंड के ही थे। सर्वाधिक विकेट जो थी 16 लिए मैनी लुम्सडेन, वो भी इंग्लैंड के ही हैं। सर्वोच्च देखें यदि किसी टीम की पारी तो 411 रहे, 9 विकेट के नुकसान पर वो भारत ने बनाए थे इंग्लैंड के विरुद्ध फाइनल में ही। और सर्वोच्च विक्ट्री मार्जिन का जो अंतर रहा दक्षिण अफ्रीका ने तंजानिया को हराया 329 रन से। सर्वाधिक में कैच देखें तो 8 पकड़े गए हैं, वो वेन डॉकिंसन जो इंग्लैंड के थे उनके द्वारा। अब आते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है महिला प्रीमियर लीग में दूसरी बार खिताब जीती है और उप विजेता टीम रही दिल्ली कैपिटल्स। सबको 4 बार हुआ, चारों को उप विजेता जो है दिल्ली कैपिटल्स ही रहे। फाइनल में देखें मैन ऑफ द मैच तो स्मृति मंधाना रही। प्लेयर ऑफ द सीरीज यदि देखें तो गुजरात जायंट्स जो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं सोफी डिवाइन को दिया गया है। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाने वालों को दिया जाता है, स्मृति मंधाना को 377 रन बनाई थी। पर्पल कप प्लस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का तो दर्जा दिया सोफी डिवाइन को ही मिला, जो गुजरात जायंट्स न्यूजीलैंड की प्लेयर रही है। और फेयर प्ले का अवार्ड मुंबई इंडियंस को मिला है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले स्मृति मंधाना थे, दूसरे हरमनप्रीत कौर, तीसरे नंबर पर नट स्क्रीवर ब्रंड थी। सर्वाधिक विकेट सोफी डिवाइन ने लिए थे गुजरात जॉइंट की ओर से 17 और नंदिनी शर्मा भी 17 ही लिए, लेकिन सोफी डिवाइन का जो था एवरेज ज्यादा बेहतर था इसीलिए इनको मिला था अवार्ड।
25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 जो इटली के मिलानो और कोर्टिना दो शहरों में आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे क्रिस्टी कोवेंट्री जो जिम्बाब्वे के हैं। खेल 8 थे और देशों की संख्या 92 थी। भारत के 2 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे, एक आरिफ खान, दूसरे स्टैनिज लुडुम। आरिफ खान जो अल्पाइन स्कीइंग खेलते हैं, स्टैजिन जो है क्रॉस कंट्री स्कीइंग खेलते हैं। भारतीय ध्वज वाहक जो थे आरिफ खान उद्घाटन में और स्टैजिन लुपुंज थे वो समापन समारोह पे थे। इसमें 2 देश आए थे ऐसे थे जो निलंबित हो गए थे, एक थे रूस और बेलारूस। इसके खिलाड़ी इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स के रूप में भाग लिया था। ध्येय वाक्य था इसका इट्स योर वाइफ और शुभंकर, टीना एवं मिलो रहे इसके। पदक तालिका में देखें तो नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। नॉर्वे ने टोटल 11 पदक जीता और अमेरिका ने 33। और भी हैं लेकिन 2 महत्वपूर्ण थे इसलिए 2 को ही दिया गया है। आगामी 26वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 में होंगे जो फ्रांस में आयोजन किया जाएगा। उसके पहले 34वें ग्रीष्मकालीन खेल खेले जाएंगे 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है अप्रैल मंथ की पीडी का ये चर्चा रहा, पीडी की चर्चा रहा। और ये सही लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और इसके साथ साथ में आप जाएं संकल्प द रिजोल्यूशन पे, वहां पर आपको हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और करेंट के अदर पार्ट भी दिखाई देंगे। तो अब जाएं उस चैनल पे और इस सब का आपके परीक्षा उपयोगी वहां पे कंटेंट डाले गए हैं, देखें। और यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो ये आप टेलीग्राम पर इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले मंथ की पीडी के साथ। जय हिंद।